हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। उसी को बच्चों अपने आगे परस्यू करते हैं। वही टॉपिक बच्चों अपने आगे चलाते हैं। अभी प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने कहाँ तक करवा दी थी आपको देखिए। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने सिक्स तक करवा दी थी। प्रॉपर्टीज करवा दी थी बच्चों मैंने, आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज करवाई थी। इसके अलावा भी बच्चों कुछ मैट्रिक्स है जो मैं आपको बताता हूँ देखिए। इसके बाद अपने एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ी हुई है, लेकिन कुछ नई बातें होंगी वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब मतलब होता है बच्चों परिवर्त। हिंदी में बोलते हैं इसको अवयव का परिवर्त। क्या बोलते हैं बच्चों? अवयव का परिवर्त बोल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, अवयव का परिवर्त, या आपने इसको शॉर्ट में ऐसे बोल देते कि घुमा दो। अगर बच्चों कॉलम है तो उसके रो बना दो, रो है तो उसके क्या बना दो बच्चों? कॉलम बना दो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको ए के ट्रांसपोज से शो करते हैं। ए ट्रांसपोज या ए डैश से भी बच्चों इसका सिंबल है, ये सिंबॉलिक है। ए का ट्रांसपोज ए के ऊपर पावर टी लगा दो या ए के ऊपर पावर डैश लगा दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सिंपल से। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, 2 1 5 3 0 2। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? दो रो है, तीन कॉलम है, तो 2 × 3 बच्चों इसका ऑर्डर है। तो ट्रांसपोज हो फिर, तो बच्चों अगर हम इसका ट्रांसपोज करना चाहें तो क्या बनेगा बताइए? ये बच्चों जो कॉलम है, जो रो है बच्चों उसका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, रो है उसका कॉलम बन जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कॉलम की रो बन जाएगी। ठीक है, ये 302 इधर आ जाए। 302 ए के अंदर 302 क्या बच्चों? रो है। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 C2 C3। तो कॉलम बन जाते हैं बच्चों, रो बन जाती है, और रो क्या बन जाते हैं? कॉलम बन जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें। इसका ऑर्डर 2 × 3 था, तो ट्रांसपोज करने के बाद बच्चों ऑर्डर 3 × 2 हो जाए। यानी पहले अगर ऑर्डर m × n है, पहले बच्चों अगर ऑर्डर m × n है, तो आफ्टर ट्रांसपोज ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? n × m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n × m हो जाएगा। और ए आई जे जो एलिमेंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए आई जे जो एलिमेंट है बच्चों वो ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? ए जे आई में चला जाएगा। देखो A12 जो है, A12 बताओ कौन सा? A12 ये वाला है। A12 कौन है बच्चों? ये वाला। ये कौन है? A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, तो ये कहाँ चला गया? ये देखो यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, A21 बन गया। ठीक है बच्चों, ये बच्चों बातें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब अपने यूज करेंगे ना, तब आप एकदम से सोचोगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हुआ, उसी चीज को और आपने डीप समझे कि हाँ भाई इसके अंदर ये गेम चल रहा है। ए के अंदर जो होते हैं एलिमेंट, वो ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है, तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए में कहाँ चला जाएगा बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ ए में ए जे आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए जे आई बन जाएगा। अगली बात समझ कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर अगर m × n था, तो न्यू ऑर्डर n × m बन जाएगा। न्यू ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? n × m हो जाए। समझे बात कि हाँ जी सर समझ गए? अब इसी पर बेस्ड और बातें समझ। ठीक है, इसी पर बेस्ड बच्चों अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर अपने बात करें, एक और अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बच्चों। कौन सी मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझो क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बच्चों हिंदी में कहते हैं लांबिक अवयव। क्या बोलते हैं? लांबिक। लांबिक अवयव बोला जाता है बच्चों। ठीक है, लांबिक। इसके अंदर क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी ये है बच्चों, सिंपल सी प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अपने मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और आई आ जाए, ऐसे बच्चों दोनों साइड से होना चाहिए। ए के ट्रांसपोज को अगर ए से करें तो भी बच्चों क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। ठीक है, इन दैट केस, उस केस के अंदर ए को क्या कहा जाएगा? देन ए इज नोन एज, देन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए को कहा जाएगा बच्चों, ए को क्या कहा जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा, लांबिक अवयव कहा जाएगा बच्चों।
अगर कोई मैट्रिक्स ए है, हमने उसका ट्रांसपोज किया और फिर उन दोनों को क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। उन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद वो आई बन गई। ठीक है, क्या बन गई बच्चों, आई बन गई। तो उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ए को लाम्बिक अवयव कहा जाएगा। इसके अंदर एक खास बात ये भी बच्चों, थोड़ा यहाँ से देखिए बच्चों, हमने क्या प्रॉपर्टी लिखी, हमने ये लिखा ए का ट्रांसपोज बराबर आई है। तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से बच्चों ऑपरेट करा देता हूँ, थोड़ा समझिएगा बातों को, धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ेगा। दोनों तरफ में बच्चों ए इनवर्स से ऑपरेट करवा रहा हूँ, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, इधर भी ए इनवर्स आई। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझना, मैं इन दोनों ए इनवर्स और ए को साथ में लिख रहा हूँ कि सर ऐसे कैसे साथ में लिख दिया बच्चों, ऐसे इसलिए साथ में लिख दिया क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप बिना कारण कुछ नहीं लिखा जाएगा बच्चों, बिना कारण कुछ नहीं लिखा जाएगा। याद रखो, अपने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर है। बिना कारण अगर आप लिख रहे हो इसका मतलब आपको कंसेप्ट पता नहीं है। बिना कारण अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट पता नहीं है। और बच्चों एक बात को समझो, मैंने जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी लेफ्ट में किया है और इधर भी लेफ्ट में किया है, दोनों तरफ बाई साइड की है। ठीक है, क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए इनवर्स बोथ साइड्स। और कौन सा मल्टीप्लाई किया है, मैट्रिक्स मल्टीपल है बच्चों, ये मैट्रिक्स का मल्टीपल है, ये अवयव गुणन है बच्चों, ये अवयव गुणन। मैंने कोई सिंपल किसी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों, अवयव गुणन किया है। और मैं ये कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैंसिलेशन लॉ भी है, निरसन नियम भी है। और बच्चों मेरे पास, और ये दोनों को साथ में इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि साथ में आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो। साहचर्यता का नियम जो है वो ये कहता था कि आप इनको साथ साथ में बच्चों रख सकते हो। तीन मैट्रिक्स होती है ना, उनको साथ साथ में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा है, अपनी मर्जी से नहीं लिखा। अब बच्चों आप कुछ बातें ये भी जानते हो कि ए इनवर्स आई किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, यानी ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स और ए आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आई बनेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, लिख दिया करो सामने ताकि आपको पता रहे। ए इनवर्स ए क्या होगा बच्चों, आई होगा। और आई से कोई ऑपरेट होगा, ऑपरेट, ऑपरेट वर्ड देखो बच्चों मैं क्या यूज करूँ, ऑपरेट। ठीक है, आई ए का ट्रांसपोज इक्वल ए इनवर्स। तो यहाँ से जो आई है वो ऑपरेट होगा तो क्या कर देगा, इसको ए का ट्रांसपोज कर देगा। अब जो इंपॉर्टेंट बातें देखो, आपने इससे पहले भी कुछ समझा होगा ट्वेल्थ क्लास में, लेकिन ये बातें आपके लिए नई है, इस तरीके से ऑपरेट करना, क्योंकि आप थ्योरम्स पे कम वर्क करते थे क्लास ट्वेल्थ। बुक में होती थी थ्योरम्स, लेकिन उन पर आप कम वर्क करते थे, मीन्स आप सिर्फ क्वेश्चन करते थे या एग्जाम्पल कर लेते थे, कैलकुलेशन। लेकिन अब इन बातों को समझना होगा। अब आप ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इनवर्स के बराबर। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स की आपको एक और प्रॉपर्टी मिल गई कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो उसके इनवर्स के बराबर आ गया तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है या लाम्बिक आप यूं कह देंगे। सिंपल अगर इसकी एक तो डेफिनेशन ये रही कि अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई होगा उसके अंदर, या ए का ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या होगा बच्चों, आई होगा। ठीक है, आगे बात समझ कि हाँ जी सर आगे। इसके बच्चों एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं, मैं एक बार एग्जाम्पल इसलिए नहीं करवा रहा आपको क्योंकि वो सिंपल एग्जाम्पल है, वो जो मल्टीप्लाई वाला एग्जाम्पल है। आई होप सो आप कर लोगे, आपसे ना हो फिर मुझे जरूर बताइए। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद बच्चों अपने पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझिए बच्चों। सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है बच्चों अव्युत्क्रमणीय अवयव। थोड़ा नाम बच्चों हिंदी के अंदर थोड़े से अलग होते हैं, तो आप इंग्लिश से कनेक्ट कर लेते हो तो भी अच्छी बात है। अव्युत्क्रमणीय अवयव यानी जिसका व्युत्क्रम व्युत्क्रम ना निकाला जा सके। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों इसकी क्या क्वालिटी होती है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो और वो जीरो आ गया बच्चों, जीरो आ गया, इन दैट कंडीशन मैट्रिक्स ए इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। उस कंडीशन में अवयव ए को क्या कहा जाएगा बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब देखो इस बात को समझो,
सिंगुलर मैट्रिक्स वो ये कहना चाहती है कि मैं थोड़ी सी कोडिंग करूंगा आपके दिमाग के अंदर, थोड़ा ध्यान से इस बात को यहीं तक समझिएगा। यानी वो सिंगल रहना चाहती है, सिंगल रहना चाहती है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, ये सिंगल रहना चाहती है। इसका मतलब ये अपने साथ और किसी को नहीं लाना चाहती, और किसी को, यानी ये ए इनवर्स नहीं चाहती, ए इनवर्स नहीं चाहती, ए इनवर्स नहीं चाहती है, नहीं चाहती है। ए इनवर्स क्या होता है? जो व्युत्क्रम होता है ना, हिंदी में ए इनवर्स को व्युत्क्रम बोला जाता है, जो व्युत्क्रम। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? अव्युत्क्रमणीय। तो बच्चों अगर आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला याद है क्लास 12th वाला, तो वो था एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये मैंने क्या कहा है कि वो ए इनवर्स नहीं चाहती। ए इनवर्स कब नहीं आएगा? जब डिटर्मिनेंट ए अगर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ए इनवर्स आएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को? अपॉन में जब जीरो हो गया तो ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट करो। वो सिंगल रहना चाहती है, यानी ए इनवर्स नहीं चाहती। ए इनवर्स नहीं चाहती तो ए इनवर्स कब नहीं आएगा? जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा। ठीक है? अव्युत्क्रम नहीं, यानी बच्चों जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन याद रख लो, डिटर्मिनेंट ए बच्चों क्या आएगा? जीरो। ठीक है? क्या होता है इसके अंदर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। ठीक है? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो ए इनवर्स उसका नहीं निकले। अब इसका जस्ट बच्चों उल्टा अगर अपने बात करें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो आप समझिए अब नॉन सिंगुलर के अंदर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय अवयव। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय यानी जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके, जिसका बच्चों इनवर्स निकाला जा सके। तो उसके अंदर बच्चों सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए। उस केस के अंदर ए इनवर्स निकल जाए, उस केस में ए इनवर्स बच्चों इजीली फाइंड हो जाए। ठीक है? आगे बात समझ कि हाँ जी सर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज अपने देखते हैं। ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बच्चों मैं आपको सिखा देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है? कुछ और बातें भी बच्चों बुक के अंदर लिखी होती है, तो वो आप पढ़ा करो। अब आदत डालो बुक को अच्छी तरीके से पढ़ने की, एक एक पॉइंट, एक एक बात। ठीक है? क्योंकि सारी बातें आपको नहीं सिखाई जा सकती और सारी बातें छोड़ी भी नहीं जा सकती। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखो। मैं आपको दिमाग को कंसेप्ट बिल्ड करना सिखा रहा हूँ। मेरा काम है आपको पढ़ना सिखाना कि पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है? ना कि आपके दिमाग को के अंदर ठूसना। ठूसना काम नहीं है बच्चों। अब हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, अब ठूसा नहीं जा सकता। ये वो काम नहीं है कि अभी 4 सवाल याद करवा दिए और आप हो जाओगे पास। ठीक है? परिवर्त के गुण है बच्चों, ये परिवर्त के गुण। ठीक है? परिवर्त के गुण देखिएगा बच्चों ध्यान से। कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, आपने पढ़ी है क्लास 12th में, फिर भी देखिएगा। अगर ए और बी बच्चों कोई दो मैट्रिक्स है और उनका प्लस का या माइनस का आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो वो बच्चों उनके अलग अलग का ट्रांसपोज निकाल के अगर आप प्लस माइनस करोगे तो भी वो बराबर आएंगे। ठीक है? समझे बात को? जी हाँ जी सर समझ गए। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालते हो या अगर अलग अलग ट्रांसपोज निकालते हो ना, तो बी को पहले लिखना पड़ेगा आपको, फिर ए को लिखना पड़ेगा। जैसे आप पहले मल्टीप्लाई करते हो फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हो, लेकिन अगर आप अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बी वाला पहले लिखना पड़ेगा और ए वाला बाद में लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसे रिवर्स लॉ बोला जाता है, रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है? आगे बात समझ कि हाँ जी सर अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों ये रिवर्स लो जो होता है ना, सिर्फ दो के अंदर नहीं चलता, ये इससे ज्यादा में भी चलता है। जैसे A1, A2, A3 ऐसे चलता जाएगा ना। अगर ये मैट्रिक्स है अपने पास, ए एन तक मैट्रिक्स है और वो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, और उनका मल्टीप्लाई, सभी का मल्टीप्लाई यानी दो से ज्यादा मान लो मल्टीप्लाई हो रही है, और उनका ट्रांसपोज अगर करना है तो वो भी इसका इस तरीके से बिहेव करेगा। ये एक ही एन बच्चों लास्ट में आ जाएगा।
ठीक है, उसका ट्रांसपोज। तो इससे जस्ट पहले ए की n-1 होगा, ठीक है, उसका ट्रांसपोज। फिर ऐसे चलते चलते फिर A3 आ जाएगा, फिर A2 आ जाएगा, और फिर सॉरी, यहाँ ए मल्टीप्लाई में बच्चों कोमा नहीं आएगा, A1 आ जाएगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो इस तरीके से बच्चों ये जनरलाइज फॉर्म हो, इसके व्यापक रूप हो गया बच्चों। क्या हो गया? व्यापक रूप लिखा है मैंने, व्यापकता दे दी बच्चों, कंसेप्ट को ब्रॉड कर दिया, पूरा बड़ा कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ आई बात कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, इसके बाद बच्चों अपने पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा और वेट करेंगे, उसमें कुछ नई बातें ऐड करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह, क्या बोलते हैं बच्चों इसे? सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कंसेप्ट पहला तो ये है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो अपने जैसे ही रह जाए, अपने जैसी ही रह जाए, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अपने जैसी रह जाए, घुमाए, ट्रांसपोज का मतलब मैं कहता हूँ ना, सिंपल क्या होता है, इसको घुमाना बोलते हैं। तो पहली कंडीशन तो इसमें ये होती है, और दूसरी कंडीशन ये होती है बच्चों, ए आई जे जो होता है ए जे आई के बराबर होता है, ये बच्चों इसकी एक कंडीशन है। ए आई जे जो होता है बच्चों, ए जे आई के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। आई बात समझ? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखिएगा, एक मैट्रिक्स ली बच्चों मैंने, 3 × 3 की ले लेता हूँ बच्चों, ये है 1 2 3। अब बच्चों यहाँ अगर 5 है तो बच्चों यहाँ भी 5 होगा। इस रूल को देखो, ये जो एलिमेंट है, ये बच्चों ये जो 5 लिखा है ना मैंने, ये वाला जो 5 लिखा है, इसका रैंक है A12 है, तो A21 भी बच्चों सेम होगा। ठीक है, ये अगर 6 है A13, तो बच्चों ये भी 6 हो जाएगा। ये अगर 4 है बच्चों, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे बच्चों, तो ये सेम ही बन जाएगा। देख लीजिए भले, ये 156 है और रो के अंदर भी 156 ही बनेगा, फिर 156। ये 5 2 4 है, तो बच्चों ये भी क्या बन जाएगा? 5 2 4। ये 6 4 3 है, तो बच्चों ये भी क्या बन जाएगा? 6 4 3। लीजिए, ये बच्चों कंप्लीट हो गया, एक जैसा बन गया ना। ये दो प्रॉपर्टी है, इनकी याद रखो। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज आएंगी, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको भी बुक पढ़ने की अब आदत हो जानी चाहिए। आइए, इसके बाद अब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। क्या है बच्चों? विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बच्चों ए का ट्रांसपोज जो होगा, वो -a के इक्वल होगा बच्चों, -a के, माइनस का फर्क पड़ जाएगा। और सेकंड थिंग भी है, इसके अंदर जो ए आई जी होगा ना बच्चों, वो माइनस के ए जे आई के क्या होगा? बराबर हो, नेगेटिव हो जाएंगे बच्चों। ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला, ये क्या हो जाएंगे बच्चों? नेगेटिव हो जाएंगे। अब ध्यान से समझो, ये बच्चों ए आई जे, इसको इधर ला रहा हूँ मैं एक बार। नाउ ये ए आई जे बच्चों इधर ही पड़ा रहा, ठीक है। इस माइनस के ए आई जे को मैं इधर ले आया, प्लस का ए जे आई हो गया, इक्वल 0। अब बच्चों ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है बच्चों, अगर आप इनके अंदर एक खास बात देखो, तो डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं, विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, उनके अंदर आई और जे क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये जो विकर्ण के अवयव होते हैं ना, डायगोनल के एलिमेंट, इनमें ध्यान से देखो, आई और जे क्या है बच्चों? बराबर है, बराबर है ना, 1 1 2 2 3 3। तो अगर अपने इसके अंदर आई इक्वल जे रख दे, आई इक्वल बच्चों जे रख दे, तो ये क्या बनेगा? या तो आई आई लिख लो या जे लिख लो, मर्जी यार। ये आई आई लिख रहा हूँ मैं, ये भी बन जाएगा ए आई आई इक्वल 0। ए आई आई ये हो गया 2 a i i इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से ए आई आई क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया, या ए आई आई इक्वल आ गया बच्चों 0, या आप इसको ए जे भी कह सकते हो, ठीक है, मर्जी है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब ये आई आई सेम होगा ना, तो बच्चों वो 0 होंगे। इस बात का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं बच्चों, डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होंगे, गारंटी है।
डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे, बाकी जैसे मर्जी हो, अपने को मतलब नहीं है, डायगोनल के एलिमेंट जरूर हो 0 होंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर 0। कैसे होंगे बच्चों? 0 होंगे। विकर्ण के अवयव शून्य होंगे बच्चों, विकर्ण के अवयव शून्य होंगे, गारंटी है, शून्य होंगी। समझे गेम को? हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों एक एग्जांपल हो जाए सिंपल सा। हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चों, ये आपको बताना ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, विषम सममित है या नहीं। तो पहला रूल फॉलो करवा लेते हैं। 3 into 3 की लिख रहा हूँ बच्चों। डायगोनल के एलिमेंट बच्चों अपने क्या लिख लेते हैं? 0 लिख लेते हैं, पहला रूल ये हो गया। और बाकी यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे उसका नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो होगा मतलब, जैसे मैंने यहाँ -6 लिया तो यहाँ +6 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब बच्चों इसको आप ट्रांसपोज करो, इसका आप ट्रांसपोज करो, देखो यही बन जाएगा। और नेगेटिव वाला 0 -5 6, ये लिखा मैंने 0 -5 और ये 6, ठीक है। और 5 0 4, ये रहा 5, ये रहा 0, ये रहा 4, और ये सेकंड लास्ट वाला कॉलम -6 -4 और ये 0। अब बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप। इसमें से जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे, 0 5 -6, ठीक है, -5 0 -4 6 4 0। जैसे ही बच्चों आपने माइनस कॉमन लिया, ये देखो फिर से क्या बन गया, फिर से ये बच्चों ए ही बन गया। क्या बन गया? ए ही बन गया। यानी ये देखो ए का ट्रांसपोज ऑफ ए बच्चों किसके इक्वल आ गया? अपने नेगेटिव के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कैसी है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है। आई बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आगे बच्चों अपने इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखो बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा अपने गेम का लेवल थोड़ा सा चेंज कर रही है। चेंज करने का मतलब है, अब आपके लिए बिल्कुल नए टॉपिक आ जाएंगे क्लास 12 से। तो बच्चों अपने उसके अंदर अब सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कौन सी? कॉन्जुगेट बच्चों मैट्रिक्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो बच्चों आपका एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का, फर्स्ट एग्जाम जो है, उसके अंदर बच्चों 12 से रिलेटेड टॉपिक कम पूछे जाते हैं। तो नए टॉपिक जो आएंगे उनको आप ध्यान से समझिएगा। कंजुगेट को बोलते हैं बच्चों संयुग्मी, संयुग्मी आव्यूह। तो संयुग्मी शब्द आते ही या कॉन्जुगेट शब्द आते ही आपके दिमाग में क्लास 11 का चैप्टर 5 आ गया हो, जिसको आपने समझा था क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों ध्यान से समझिए। अपने बात करते हैं बच्चों रियल नंबर जो आपने पढ़े हैं ना, अभी तक आपने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी उसके अंदर रियल नंबर यूज हो रहे थे। क्या यूज हो रहे थे बच्चों? रियल नंबर्स। क्या यूज हो रहे थे? रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं आप यूज कर रहे थे बच्चों। तो मैंने कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर डेटा कोई भी हो सकता है, तो डेटा कोई भी हो सकता है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा, एक नया आइडिया लेके आए। बच्चों याद रखना, अब मैथमेटिक्स के अंदर जो है आइडिया पे वर्क होगा बच्चों, अब रटी रटाई चीजें नहीं हो। जोड़ घटाओ गुणा भाग ये तो चलेंगे, लेकिन बच्चों अब नए नए आइडियाज आएंगे, आपको नए नए आइडियाज क्या करने हैं? अपने दिमाग में रखने हैं। यानी अब आइडियाज पे वर्क होगा बच्चों, जैसे एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, वो वाली बात है ना। तो मैथमेटिक्स क्या करती है बच्चों? टूल्स प्रोवाइड करती है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपको ये समझाएंगी बातें कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या काम आएगी। बच्चों मैथमेटिशियंस क्या करते हैं? टूल क्रिएट कर देते हैं। टूल का मतलब है औजार, छोटे छोटे औजार क्रिएट कर देते हैं, और बाकी सब्जेक्ट उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो है नए नए आइडिया पे वर्क करते रहते हैं। मैथमेटिशियन जो होते हैं जो नए नए आइडियाज पे वर्क करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। और नए नए आइडियाज पे जो वर्क करते करते कौन सा आइडिया कितना बड़ा हो जाए कोई पता नहीं चलता। कौन सा आइडिया जो कितना बड़ा हो जाए, नई इंडस्ट्री क्रिएट कर दे, नई पूरी पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर दे, या कोई नया इनोवेशन क्रिएट कर दे। अपने कभी भी इस बात पे कोशिशें नहीं छोड़ते कि कुछ हो नहीं रहा। कभी इस बात को सोच के कि अभी जैसे कोई इंसान मेहनत करता है, तो बच्चों आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने को फिलहाल कुछ मिल ही नहीं रहा। पता नहीं बच्चों कौन सी मेहनत कब रंग ला जाए, कौन सी मेहनत से कब रंग मिल जाए, अपने को कोई नए नए आयाम मिल जाए लाइफ को। इसलिए बच्चों हमेशा आइडियाज पे वर्क करते रहना चाहिए।
तो मैथमेटिशियन जो होते थे ना बच्चों, मैथमेटिशियन जो होते थे वो भी यही वर्क करते रहते थे, वो भी एक यही वर्क करते रहते थे। समझे बात को, नए नए आइडियाज पे वर्क करते थे। तो बच्चों ऐसे ही एक मैथमेटिशियंस की छोटी सी कहानी सुनो। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, आगे जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा उनका नाम। एक मैथमेटिशियन थे, उनके देश के अंदर बच्चों वॉर चल रही थी, बहुत भयंकर वॉर चल रही थी, भयंकर वॉर चल रही थी, और वो जेल के अंदर थे बच्चों, वो जेल के अंदर थे। उनकी एज थी 16 to 17, 16-17 साल के थे। एक बच्चों मान लो आपकी जितनी एज का था, 16-17 साल का युवक था, लेकिन वो एक मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन का मतलब उसको कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा प्यार था बच्चों। तो बच्चों बाहर वार चल रही है, और उसको उस लड़ाई के अंदर जेल के अंदर डाल दिया। बाहर वॉर चल रही है, देश के अंदर वॉर का मतलब छोटी मोटी लड़ाई नहीं, पूरी देश के अंदर लड़ाई चल रही है। उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, और जेल के अंदर वो बैठा। उसने जेलर से क्या मांगी? एक किताब मांगी, कॉपी मांगी, पेन मांगा, और उसने बच्चों एक नई नई थ्योरम्स क्रिएट कर दी। उस बच्चे ने दिमाग से नए नए आइडिया से नई थ्योरम्स क्रिएट कर दी। उन थ्योरम्स को आप आगे पढ़ोगे, तब मैं उस मैथमेटिशियंस का आपको नाम बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, परिस्थितियां जितनी मर्जी थी, भयंकर थी, लेकिन जो आइडियाज पे वर्क करते हैं ना लोग, वो कभी भी हार नहीं मानते। तो आपको कभी जिंदगी में हार नहीं माननी किसी भी कंडीशन में, इन चीजों को समझना। अब आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो बच्चों रियल नंबर आपने पढ़े, लेकिन अगर रियल नंबर की जगह मैट्रिक्स के अंदर अगर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो मैट्रिक्स के अंदर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो आ सकते थे ना। जैसे मैं एक बच्चों मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हूँ, ये 3+4 आया, ठीक है, ये सिंपल आयोटा, और ये बच्चों -1+2 आयोटा, ठीक है, ये बच्चों 3 आयोटा लिख दिया। ये लो बच्चों, ऐसे भी तो डेटा हो सकता है, ऐसे डेटा हो सकता है ना। तो बच्चों, तो ये कोई मैट्रिक्स अगर ए लिखता हूं मैं, तो बच्चों इसकी जो संयुग्मी मैट्रिक्स हो या जो कॉन्जुगेट होगा, उसको ए बार से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए बार। और ए बार आपने बच्चों पढ़ा हुआ है, अगर z इक्वल ए प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है, तो बच्चों जेड बार आपको याद है क्या था? जेड बार क्या था? कि हाँ जी सर, हमें याद है। जेड बार के अंदर सर हम जो आयोटा वाला पार्ट है उसका सिंबल चेंज कर देते थे। बच्चों देखो मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आयोटा वाला पार्ट का सिंबल चेंज कर देते। मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव करते हैं पॉजिटिव करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंबल चेंज कर देते थे। यानी अगर प्लस तो माइनस, और माइनस है तो बच्चों प्लस। अब बच्चों आप शब्द जो यूज करोगे ना, उनको भी थोड़ा ध्यान से यूज करना। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, लॉजिकल शब्द यूज करना, लॉजिकल, ठीक है, ताकि सामने वाला सुने तो उसको भी लगे कि बच्चा कितना लॉजिकल है, कितना सटीक आंसर देता है। जैसे बच्चों को ये आपसे पूछे कि अभी घड़ी के अंदर 3 बजे होंगे, ठीक है, आपसे पूछे नेक्स्ट जो 3 बजेंगे वो कितने घंटे बाद बजेंगे, तो कुछ बच्चे इसका जवाब देंगे कि 12 घंटों बाद, कुछ बच्चे जवाब देंगे 24 घंटों बाद, कुछ बच्चे ये भी होंगे कि 2 दिनों बाद भी, ठीक है। तो सही कौन है? सही बच्चों ये 12 घंटे वाला है, इनको गलत माना जाएगा क्योंकि इनका आंसर लॉजिकल नहीं है। अभी 3 AM या PM जो भी है, तो उसके जस्ट नेक्स्ट जो 3 बचेंगे वो जो 12 घंटे बाद होगा, ना कि 24 घंटे बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिक देख ले। ये जो 2 into 2 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके एलिमेंट कैसे है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सारे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं बच्चों, कुछ रियल और कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जरूर मिलेगा ये का। तो ए बार क्या हो जाएगा बच्चों? ए बार हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, ये आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये -1+2 आयोटा हो जाएगा, -1 - 2 आयोटा हो जाएगा, और बच्चों ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर, आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों देखो इसके अंदर कुछ खास केस देखते हैं अपने। केस 1, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है बच्चों। हमें पता है कोई रियल नंबर लिखा होता है ना बच्चों, उसको भी अपने कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें क्या पता है बच्चों? वी नो दैट, क्या पता है हमें? कोई रियल नंबर लिखा हुआ ना बच्चों, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो उसको आप 3+0 आयोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चों अगर आप 3 का बार कर दोगे, यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा दोगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3 का बार बच्चों 3 - 0 आयोटा से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का बार इक्वल 3 ही रहेगा, 3 का बार इक्वल बच्चों क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो केस फर्स्ट में वो यही समझा रहे हैं हमें कि अगर सारे के सारे, इफ ऑल एलिमेंट्स आर रियल, इफ ऑल एलिमेंट्स आर रियल, अगर सभी अवयव कैसे हो? वास्तविक, कैसे हो? सारे के सारे वास्तविक हो बच्चों, सारे के सारे नंबर वास्तविक हो, तो किस कोई मैट्रिक्स ए है,
और उसका बार कर दो बच्चों, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि सर नहीं फर्क पड़ेगा, जब है ही सारे रियल। जैसे बच्चों ये मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2 3 4, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो बच्चों अगर आप इसका बार करोगे, बार तो क्या करता था, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का सिंबल चेंज करता था, तो इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है ही, तो ये बच्चों सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझे बात को? समझे? और अगर सारे के सारे पार्ट क्या हो, इमेजिनरी हो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर सारे के सारे बच्चों पार्ट क्या हो, कैसे हो, इमेजिनरी है, तो उस केस के अंदर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, इफ ऑल एलिमेंट्स आर इमेजिनरी, इफ ऑल एलिमेंट्स आर इमेजिनरी, क्या हो, इमेजिनरी, सभी अवयव कैसे कैसे बच्चों, काल्पनिक, सभी अवयव काल्पनिक, सभी अवयव कैसे हो बच्चों, काल्पनिक हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बताओ क्या हो जाएगा? उस केस के अंदर बच्चों अगर आप किसी का बार करोगे, तो बच्चों उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। समझे बात को? कि हाँ जी सर समझ गए। जैसे बच्चों आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने एक मैट्रिक्स ली, आयोटा 2 आयोटा, तो यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा ले लीजिए, यहाँ पे बच्चों 3 आयोटा ले लीजिए, सारे के सारे इमेजिनरी आ जाओ, इसका बार निकाल। और कैसे बच्चों, प्योरली इमेजिनरी बच्चों, प्योरली इमेजिनरी, सॉरी मैंने यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा बच्चों, प्योरली इमेजिनरी लिखना है, प्योरली इमेजिनरी बच्चों, प्योरली, प्योरली से बच्चों बहुत फर्क पड़ेगा। प्योरली का मतलब है उसमें रियल पार्ट है ही नहीं, और प्योरली इमेजिनरी बच्चों, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी, विशुद्ध, विशुद्ध काल्पनिक। इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, रियल पार्ट क्या होना चाहिए, रियल पार्ट बच्चों जीरो होना चाहिए, रियल पार्ट क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो, रियल पार्ट होना ही नहीं चाहिए, रियल पार्ट होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे क्या है, रियल, प्योरली रियल, यहाँ पे भी प्योरली रियल, विशुद्ध शुद्ध, क्या लिखेंगे इसको, विशुद्ध शुद्ध लिखना है, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ? और विशुद्ध शुद्ध बच्चों जब रियली बोला है तो उसमें काल्पनिक होगा ही नहीं वैसे, लेकिन काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो उसको प्योरली इमेजिनरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने लिखा 1 + 2 आयोटा, तो ये क्या इमेजिनरी है? हाँ जी सर इमेजिनरी है। अगर मैं लिखता हूँ 2 आयोटा तो भी इमेजिनरी है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी बच्चों मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये लिखूंगा मैं, विशुद्ध काल्पनिक लिखूंगा तो ये लिखूंगा, क्योंकि ये जो 1 है बच्चों, ये रियल पार्ट है। 1 क्या है बच्चों, रियल पार्ट है, कैसा हिस्सा है, वास्तविक हिस्सा है बच्चों, वास्तविक हिस्सा। तो विशुद्ध काल्पनिक का मतलब है रियल पार्ट क्या कर दो, जीरो कर दो, वास्तविक भाग जीरो कर दो। देखो इसके अंदर ये जो मैंने लिखा है, वास्तविक भाग बच्चों z = a + i बी, अगर आप नंबर ले रहे हो तो ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्योरली इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक ये है। a + i बी की फॉर्म में अगर कोई नंबर है, तो अगर ए जीरो हो जाए तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोला जाएगा, विशुद्ध काल्पनिक। तो बच्चों अगर इनके अब ए बार अगर करेंगे, तो आयोटा वाले पार्ट का सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी सभी का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। और बच्चों इन सभी में से अगर माइनस बाहर आ जाए, तो बच्चों ये फिर से क्या बन जाएगा, ये बच्चों फिर से ए ही बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा बच्चों, ए ही बन जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। देखो ए बार इक्वल माइनस ए है ना, इसके अंदर देखो माइनस बाहर आने के बाद ये माइनस ए बन गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या है आपका, एक मैंने केस 1 और केस 2 बता दिए किसके, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। समझे बच्चों बात को? कि हाँ जी सर समझ गए। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी गुण, गुणों पे बात चल रही है बच्चों। अब गुणों पे बात चल रही है बच्चों, संयुग्मी के गुण, संयुग्मी के गुण, संयुग्मी के गुण, ठीक है। तो पहला गुण क्या है बच्चों, पहला गुण देख लो। पहला गुण ये है कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका बार है, उसका फिर से बार अगर आपने कर दिया,
तो बाहर हट जाएगा। वो तो बच्चों हमें पता ही है। वो तो हमें पता ही है, अगर एक बार ए बार किया तो इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज हुआ, और फिर दोबारा बार कर दिया तो दोबारा सिंबल चेंज हो गया। दो बार सिंबल चेंज होगा तो वही सिंबल आ जाएगा ना, कि हाँ जी सर आ जाएगा। ए प्लस बी के ऊपर अगर बच्चों बार है, तो बच्चों एक्चुअली वो दोनों के ऊपर अलग अलग बार कर दोगे ना, और फिर उनको ऐड करोगे तो उसके बराबर ही रहेगी। ठीक। कोई मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है और उसके ऊपर बार है, तो कांस्टेंट का बार बच्चों होता ही नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर कोई बार से फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप कांस्टेंट की जगह कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर के है, उससे मल्टीप्लाई करके उसका बार निकालते हो, या उनके अलग अलग बार करके फिर मल्टीप्लाई करते हो, तो एक ही बार। ठीक है, अगर के रियल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी, डी है बच्चों, अगर ए बी का मल्टीप्लाई करके फिर बार निकालते हो, तो बच्चों ये एक्चुअली ए का बार डॉट बी के बार के क्या होगा बच्चों, इक्वल हो। आई बच्चों बात समझ। तो बच्चों ये कॉन्जुगेट या संयुग्म में कि हमने कुछ गुण लिखे हैं, तो अब एक नई जिंदगी चालू हो चुकी है मैट्रिक्स के अंदर। और किसने एंट्री मार ली है मैट्रिक्स के अंदर बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर ने एंट्री मार ली है। तो यहाँ से बच्चों चीजें अब धीरे धीरे बच्चों बदलती जाएगी, और आपके लिए नई चीजें एंटर कर चुकी है। आई बच्चों बात समझ, कि हाँ जी सर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों हम लेक्चर जो है ऑलमोस्ट आधे घंटे के या इससे भी बच्चों कम रखेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 36 मिनट का बन चुका है। तो बच्चों बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।